हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन के बारे में। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक थर्मोडायनेमिक रिएक्शन को कंसीडर करेंगे। अब थर्मोडायनेमिक रिएक्शन की बात करें तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन हीट या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब रिएक्शन का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उस रिएक्शन की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर उस रिएक्शन का टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो वो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। मीन्स हम कह सकते हैं सिंथेसिस में उस रिएक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। अब अगर उस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उस रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करवाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। और हायर टेम्परेचर की बात करें तो उसकी वजह से कुछ साइड रिएक्शंस भी स्टार्ट हो जाती हैं, और जब साइड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे तो मेन प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाती है। मीन्स हम कह सकते हैं हायर टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं। अब इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे, जो कि रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है। अब कैटलिस्ट की बात करें तो ऐसा कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन मीडियम में सॉल्युबल होता है उसको हम होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं, और ऐसा कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन मीडियम में इनसॉल्युबल होता है उसको हम हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। अब ये तो बात हो गई होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट की। अब बात करते हैं होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। देखिए, हाइड्रोजिनेशन की बात करें तो जब किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होती हैं तो उसको हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, और किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोजिनेशन अगर होमोजीनियस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है तो उसको हम होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अब कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करें तो इनका यूज एज ए होमोजीनियस कैटलिस्ट एल्कीन्स के हाइड्रोजिनेशन में किया जा सकता है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा विल्किंसन कैटलिस्ट, और इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम एल्कीन हाइड्रोजिनेशन का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, इथाइलिन या इथीन की हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन को देखें तो वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होती हैं। मीन्स इस रिएक्शन की जो रेट है वो हीट या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो इन कंडीशंस में ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। ये हो जाएगी एल्कीन हाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन। इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी की वैल्यू ये हो जाएगी, और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू ये हो जाएगी। अब अगर इस रिएक्शन में कुछ मेटल्स जैसे निकल, कॉपर, पैलेडियम या प्लेटिनम ऐड कर दिए जाएं तो इस रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाएगी और ये रिएक्शन जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस रिएक्शन की बात करें तो ये मेटल की सरफेस पर कंप्लीट होती हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम हेटेरोजीनियसली कैटलाइज्ड कहेंगे। मीन्स ये जो मेटल एटम है वो इस रिएक्शन में हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट की फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। अब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए फर्स्ट इफेक्टिव होमोजीनियस कैटलिस्ट की बात करें तो वो एक स्क्वायर प्लेनर 16 इलेक्ट्रॉन D8 कॉम्प्लेक्स होता है, जिसका IUPAC नेम क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट होता है, और ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और इस होमोजीनियस कैटलिस्ट की बात करें तो इसको हम विल्किंसन कैटलिस्ट कहते हैं। अब एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन में विल्किंसन कैटलिस्ट किस तरह से रिएक्ट करता है तो देखिए, विल्किंसन कैटलिस्ट की बात करें तो ये एक 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। मीन्स इस कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और इससे टोटल 4 लिगेंड अटैच होते हैं। 3 तो हो जाएंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के और 1 हो जाएगा क्लोरोलिगेंड। अब इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें जब एक लिगेंड और ऐड होता है तो ये
5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और अगर इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है तो उस केस में ये 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन का मीनिंग है मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। अब इन दोनों केस की बात करें तो किसी भी केस में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो नेक्स्ट नोबल गैस के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। मींस उस कॉम्प्लेक्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। तो हम कह सकते हैं ये कैटलिस्ट ऑक्सीडेटिवली दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ऐड कर सकता है और उनकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब देखिए विल्किंसन कैटलिस्ट के नेक्स्ट नोबल गैस के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने का मीनिंग क्या है। देखिए अगर हम विल्किंसन कैटलिस्ट की बात करें तो इसमें रोडियम का एटॉमिक नंबर 45 होता है और यहाँ पर रोडियम +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसके पास टोटल 44 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स के केस में इसके साथ 5 लिगैंड अटैच रहेंगे और एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 54 जो कि जिनॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल होता है। अब इथीन के हाइड्रोजिनेशन में विल्किंसन कैटलिस्ट कैसे इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए हम कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये हो जाएगा विल्किंसन कैटलिस्ट, यहाँ पर L ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिगैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस S की बात करें तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो सॉल्वेंट क्या करेगा, यहाँ से एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिगैंड को रिप्लेस कर देगा। अब देखिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिगैंड ही यहाँ से रिप्लेस क्यों होता है, मींस क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस क्यों नहीं होता है। तो अगर क्लोरीन और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को कंपेयर करें तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का स्टेरिक हाइंड्रेंस ज्यादा होता है और अगर ये विल्किंसन कैटलिस्ट से रिमूव होता है तो इनकमिंग ग्रुप या मॉलिक्यूल इस रोडियम मेटल से इजीली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए क्लोरीन का यहाँ से रिप्लेसमेंट नहीं होगा। फिर रिएक्शन सेकंड में जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है। अब यहाँ पर रोडियम की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। जैसे इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 से 6 हो गया। इसके साथ ही मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, इसको हम ऑक्सीडेटिव एडिशन कहते हैं। फिर रिएक्शन थर्ड का जो प्रोडक्ट है उसमें एल्कीन इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को यहाँ से रिप्लेस कर देगी और मेटल के साथ अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लिगैंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन इस एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करेगी जिससे ये CH2 ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH2 इस रोडियम मेटल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 5 में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो इसमें एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल और ऐड होगा तो मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से वापस 6 में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट स्टेप में यह हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा जिससे कि इथेन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये विल्किंसन कैटलिस्ट सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से विल्किंसन कैटलिस्ट एल्कीन के होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन में यूज होता है। अब देखिए होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन को इलस्ट्रेट करने के लिए विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ इथीन का यूज किया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस की बात करें तो ये एल्कीन के साथ बहुत स्लोली कंप्लीट होता है। अब इसका रीजन क्या होता है, देखिए जो इथाइलिन होता है वो रोडियम के साथ स्टेबल रोडियम इथाइलिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है जिसकी वजह से एल्कीन के
होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। ये हो जाएगा रोडियम इथाइलिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। यहाँ पर ईटा 2 इसकी हैप्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन की जो रिएक्शंस हैं उसको हम एक साइकिल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये हो गया विल्किंसन कैटलिस्ट और इसके साथ ये हो गया सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। सबसे पहले इसके साथ हाइड्रोजन गैस जुड़ेगी, फिर इसके साथ इथीन का मॉलिक्यूल ऐड होगा और ये इथीन का मॉलिक्यूल मेटल के साथ मेटल इथाइलिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। फिर हाइड्रोजन का माइग्रेशन यहाँ से इस एल्कीन पर होगा, फिर एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल और जुड़ेगा और दूसरे हाइड्रोजन का माइग्रेशन इस कार्बन पर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर इथेन का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा और विल्किंसन कैटलिस्ट सेपरेट हो जाएगा।